पिछले एपिसोड में इलेक्ट्रोलक्स भी अपने पावर का यूज करने लगा था और डेथ मैसेंजर से कहा था कि मैं तो पहले से ही डेथ गॉड हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डेथ मैसेंजर अब इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पा रहा होता और इसके सभी लोग भी इसके कंट्रोल से बाहर हो गए होते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स ने अपना पावर यू हाउ को दे दिया होता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हें बदला लेने के लिए एक चांस दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाउ इस पावर से डेथ मैसेंजर के लोगों को कंट्रोल करने लगता है और अब उसके लोग उसके ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तब इसे देख इलेक्ट्रोलक्स कहने लगता है, ऐसा लगता है कि मेरे दिल में एक बहुत बड़ी नफरत थी लेकिन अब वह पूरी तरह से शांत हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेथ मैसेंजर के लोग ही उसको मार देते हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि मैं अब सोने के लिए जा रहा हूँ, मगर तुम इस बात को याद रखना कि यहाँ पर इविल और गुड एबिलिटी जैसी कोई भी चीज नहीं होती, क्योंकि इविल पावर को भी अच्छाई के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा वो उससे कहता है कि जब तुम्हारे दिल के अंदर से सारी नफरत खत्म हो जाएगी तब उसके बाद उसमें केवल हैप्पीनेस और काइंडनेस रहेगा, और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारा थर्ड मार्शल सोल बनने के लिए रेडी हो जाऊंगा और फिर इस तरह से तुम मेरे अनडेड मैजिक को भी हासिल करने के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। जिसके बाद यू हाउ से कहता है कि ये लाओ, आखिरकार आप हो कौन, क्योंकि आप तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन इलेक्ट्रोलक्स बिना कुछ कहे यहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद टियानमेंग यू हाउ से कहता है कि शायद वह भी पहले तुम्हारे जैसा कोई इंसान ही होगा, लेकिन असल में उसके पास में बहुत ही पावरफुल एबिलिटी है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसका सामना किसी बहुत पावरफुल एनिमी से हुआ होगा जिसने कि उसे हरा कर मार दिया होगा, लेकिन फिर भी किसी तरह से उसके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा वहाँ से बच गया होगा। तभी बिंग कहने लगती है कि ये लाओ का ताकत का पता उसके लेवल से ही पता चलता है, लेकिन इसी के साथ ऐसा लगता है कि उसने किसी बहुत बड़े ट्रॉमा का सामना किया है जिसके वजह से ही उसका स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस किसी तरह से खुद को पूरी तरह रिकवर करना चाहता है, लेकिन असल में इसे ऐसा करने में कम से कम 100 साल जरूर लग जाएंगे। इसी के साथ वो इसे बताती है कि ऐसे पावर का इतने आसानी से यूज करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी उसने जो मैजिक मेंशन किया था वो एबिलिटी शायद उसके प्लेन से बिलोंग करती है। अब इतनी बात कहने के बाद वो यू हाउ से कहती है कि वह जैसे ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तुम उससे इसके बारे में सीख सकते हो। तब इस पर यू हाउ कहता है कि यू लाओ के पावर ने तो इविल सोल मास्टर को इतने आसानी से हरा दिया। तब इस पर बिंगिंग कहती है कि ये लाओ और वो इविल सोल मास्टर बिल्कुल भी सेम लेवल में नहीं है, इसीलिए ऐसा लगता है कि ये लाओ नेचर के रिटर्निंग लेवल में पहुंच गया है। जिसके बाद टियानमेंग कहने लगता है कि ऐसे लेवल में पहुंचने के बाद तुम्हें केवल अपने प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना होता है और इस तरह से तुम धीरे धीरे और भी ज्यादा पावरफुल होते जाओगे। तब इसकी बात सुनकर यू हाउ भी कहता है कि मैं भी इसके बारे में समझ गया, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यू हाउ को बचाने के लिए मास्टर सुहान वहाँ पर आ गए थे और वो यू हाउ से पूछने लगते हैं कि इविल सोल मास्टर के साथ में क्या हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि यू हाउ इनसे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद मास्टर सुहान कहते हैं कि चलो अब हम वहाँ पर चलकर बाकी लोगों के कंडीशन के बारे में देखते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इनके कुछ साथी इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए होते हैं, जहाँ पर लुओ चेन जिफेंग से कहती है कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे बड़ा वाला आइस प्रिजन एक्टिवेट करने का मौका नहीं मिल सका। इसके अलावा हम देखते हैं कि सियाओ टाओ भी इसमें बहुत बुरे तरीके से जख्मी होती है, लेकिन तभी इसी वक्त मास्टर सुहान भी यू हाउ को अपने साथ लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और यू हाउ को देखते ही वांग तुरंत उसके पास में आकर उसके बारे में पूछने लगता है। इसके बाद मास्टर सुहान भी उदास होते हुए टीचर जामा से पूछते हैं कि यहाँ की सिचुएशन कैसी है, जिस पर टीचर जामा इमोशनल होते हुए कहती है कि हाउ सुहान ने बाकी लोगों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और मैं केवल उसके रैली को ही ले पाई। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर मास्टर सुहान भी इस बात से काफी उदास हो गए थे और फिर पूछते हैं कि बाकी लोग कैसे हैं। जिसके बाद टीचर जामा बताती है कि जिफेंग का इसमें लेफ्ट आर्म टूट गया है, यांग मो भी इसमें बहुत सीरियस तरीके से जख्मी हो गया है और इसके अलावा सीसी भी इसमें थोड़ी बहुत जख्मी हो गई है, लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहती है कि हमें इनके पॉइजन वाले घाव का सही समय पर इलाज करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर मास्टर सुहान को काफी गुस्सा आ रहा था। फिर टीचर जामा कहती है कि वैसे तो सियाओ और बाकी लोग पॉइजन से बच गए हैं, लेकिन फिर भी शॉक के वजह से उनके इंटरनल ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, इसी वजह से अब इनको रिकवर होने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा। और इतनी बात कहने के बाद वो पूछती है कि डेथ मैसेंजर का क्या हुआ। तब इस पर मास्टर सुहान कहते हैं कि यू हाउ ने अपने मेंटल शॉक का यूज करके उसके ऊपर अटैक किया है और फिर इसके बैकफायर के वजह से उसके बॉडी के चिथड़े हो गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर टीचर जामा भी इस बात से खुश हो जाती है और कहती है कि हमने कम से कम इस तरह से हाउस वन का बदला तो ले लिया। तभी काइतो कहने लगता है कि मैंने बॉम्ब के बारे में बहुत ही अच्छे से चेक किया, जिसमें कि बहुत ही खतरनाक पॉइजनस एसिड है, लेकिन असल में एक सोल गाइड एलिमेंटल बम को बनाने के लिए मार्शल सोल पॉइजन और ओर को एक साथ में कंपोज किया जाता है, जिसके वजह से इसका प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और यहाँ तक कि हमारा सोल गाइड ब्रांच भी इसे इतने आसानी से नहीं बना सकता। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर सुहान कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि इसका मास प्रोडक्शन केवल सन मून एम्पायर ही कर सकता है। यह सुनकर यू हाउ कहने लगता है कि सन मून एम्पायर और स्टार ब्लू एम्पायर के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, इसीलिए ऐसा लगता है कि इविल सोल मास्टर की आर्मी स्टार ब्लू आर्मी के नजदीक में ही छुपी रहती है और इसके वजह से उनके दूसरे इंटेंशन के बारे में समझ पाना भी काफी मुश्किल है। तब इस पर मास्टर सुहान कहते हैं कि अब हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि मैं सबसे पहले यांग मो जिफेंग और सीसी को यहाँ से ट्रीटमेंट देने के लिए अपने साथ में वापस ले जा रहा हूँ। जिसके बारे में सुनकर टीचर जामा उनसे पूछती है कि क्या आप सच में वापस जा रहे हैं। तब इस पर मास्टर सुहान कहते हैं कि यहाँ पर जो भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी मेरी है। इसके अलावा अब कंपटीशन के लिए एकेडमी से नए प्लेयर को भेजने में भी काफी लेट हो गई है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम्हें वहाँ पर जाना होगा और इसके अलावा वहाँ पर तुम्हें किसी भी तरह से तब तक टिकना होगा जब तक कि सियाओ टाओ और बाकी लोग अपने इंजरी से पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाते। अब इतनी बात कहने के बाद मास्टर सुवानिन से कहते हैं कि अब स्कूल की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और अब मास्टर सुवान यहाँ से इंजर्ड हो चुके स्टूडेंट को अपने साथ लेकर स्कूल में वापस आ जाते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मास्टर सुवान इन चीजों के बारे में याद करके काफी उदास होते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर सुवान ने पोसाइडन पवेलियन में एक मीटिंग को बुलाया था और इसीलिए वे सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार यह किस बारे में है। जिसके बाद मास्टर सुवान इनसे कहते हैं कि सबको पता है कि इस बार वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन असल में आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मैं इस टीम को लीड कर रहा था, इसीलिए मैंने अब सुपरवाइजरी टीम से रिजाइन करने का डिसाइड कर लिया है और इस तरह से मैं पोसाइडन पवेलियन से निकलना चाहता हूँ। लेकिन इसके बारे में सुनते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और मास्टर यान उनसे कहता है कि आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी तो गलती हर किसी से होती है और इसके अलावा इस बार जो हुआ है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि इविल सोल मास्टर के पास में बहुत सारे प्लान थे और इसके अलावा उन्होंने तो सोल गाइड एलिमेंटल बॉम्ब का भी यूज किया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर सुवान इसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे और वो कहने लगते हैं कि इस बार मेरे वजह से एक की मौत हो गई है, जबकि उसमें से 6 लोग बहुत सीरियस तरीके से जख्मी हो गए हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि मैं अब इस जिम्मेदारी को लेने के लिए काबिल नहीं हूँ। लेकिन इस पर मास्टर लिन उनसे कहती है कि आपको इसके बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो हमने यहाँ पर एक साथ में मिलकर बहुत सारा काम किया है। तब इस पर मास्टर सुवान कहते हैं कि मैं सबसे पहले हाउस वन के फैमिली के पास में जाना चाहता हूँ ताकि इस तरह से मैं उनके ग्रीफ को रिजॉल्व कर सकूं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मास्टर मुलाओ इनको इस तरह से यहाँ से जाने से रोक देते हैं, जिस पर मास्टर सुवान उनसे कहते हैं कि मैं अब सच में यहाँ पर नहीं रुकना चाहता। तब इस पर मास्टर मुलाओ उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें वापस आने के लिए कहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इनकी ऐसी बात सुनकर मास्टर सुवान फिर से वापस आ जाते हैं और फिर मास्टर मुलाओ मास्टर लिन से कहते हैं कि जैसे ही श्रेक एकेडमी का गेम ओवर हो जाएगा तब उसके बाद तुम सन मून रॉयल सोल इंजीनियर एकेडमी के पास में एक्सचेंज एप्लीकेशन का लेटर भेज देना, क्योंकि हम अपने सोल गाइड एकेडमी के स्टूडेंट को वहाँ पर स्टडी करने के लिए भेजना चाहते हैं। तब इसके बारे में सुनते ही मास्टर लिन कहने लगती है कि क्या वे लोग इस बात से एग्री हो जाएंगे, जिस पर मास्टर मुलाओ उसे कहते हैं कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत पहले से ही सोच रहे थे, इसीलिए मैं अब चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट वहाँ पर उनके साथ में स्टडी करने के लिए जाएंगे ताकि इस तरह से हम उनको बता सके कि मेनलैंड के मोस्ट एडवांस सोल मास्टर एकेडमी को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर लिन भी अब इसके लिए मान गई थी और मास्टर मुलाओ से कहते हैं कि तुम इसके बारे में अच्छे से नेगोशिएट कर लेना, क्योंकि मैं किसी भी तरह से 5 साल में वुहुन एकेडमी और सोल गाइड एकेडमी को एक साथ में इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर यान कहता है कि क्या सच में इसकी इतनी जल्दी है, क्योंकि भले ही सोल गाइड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट है, लेकिन फिर भी जब एक सोल मास्टर सोल सेंट के लेवल में पहुंच जाता है तब उसके बाद कोई भी हमारे सोल मास्टर की बराबरी नहीं कर सकता। तब इस पर मास्टर मुलाओ कहने लगते हैं कि मैं अभी कुछ समय पहले ही सन मून एम्पायर में गया था, जहाँ पर कि मैंने हैरान कर देने वाली बहुत सारी चीजें देखी, इसीलिए सन मून एम्पायर में सोल गाइड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हमारी इमेजिनेशन से भी काफी आगे है। और इसके अलावा मैंने तो वहाँ पर इतने बड़े सोल गाइड को देखा जिसे कि कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वह चीज मुझे डराने के लिए काफी है। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर वे सभी भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर मास्टर यान उनसे कहता है कि आप तो पहले से ही लेवल 99 में हैं, लेकिन क्या इसके बाद भी वो सोल गाइड इतना पावरफुल है कि उसने आपको भी डरा दिया। जिस पर मास्टर मुलाओ कहते हैं कि वह सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और अब तो सन मून एम्पायर के सिचुएशन को देख ऐसा लगता है कि वह तो अकेले ही काफी हैं। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बैटल स्टार्ट हो गई तो क्या तुम्हें लगता है कि श्रेक एकेडमी इसमें सर्वाइव कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहा और उसके सभी साथी स्टार लो सिटी में आ गए थे, जहाँ का नजारा देखने में सच में काफी अमेजिंग लग रहा होता है। तभी इसे देख सियाओ कहने लगती है कि यह सिटी तो सच में काफी बड़ा और काफी सुंदर है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ के कंपटीशन को देखने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। तभी टीचर जामा इन सभी से होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में आने के लिए कहती है, क्योंकि वो गेम के स्टार्ट होने से पहले वो इनको इसके बारे में सब कुछ बता देना चाहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में इसके लिए आ गए थे, जहाँ टीचर जामा इनसे कहती है कि यह कंपटीशन कल से स्टार्ट हो जाएगा और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में जो भी पूछना हो पूछ सकते हो। तब इस पर बेई पूछता है कि कॉलेज की तरफ से सपोर्ट कब तक आ जाएगा। तब इस पर टीचर जामा कहती है कि अभी इसमें कुछ टाइम लगेगा। जिसके बाद सियाओ कहती है कि हम तो ये भी नहीं जानते कि ये कंपटीशन किस तरह से होगा। तब इस पर टीचर जामा इनसे कहती है कि प्रीलिमिनरी राउंड का पहला राउंड नॉकआउट राउंड है और इसीलिए इसका लूजर इसमें से डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। और इसी के साथ वो इनसे कहती है कि इस गेम का फॉर्मेट 7 वर्सेस 7 है। इसके बाद वो इनसे कहती है कि आखिर में रॉबिन राउंड होगा और फिर जैसे ही तुम नॉकआउट राउंड को पास कर लोगे मैं तुम्हें बाकी के बारे में बाद में बताऊंगी। तब इस पर नानान कहती है इसका मतलब है कि हमें नॉकआउट राउंड को किसी तरह से सर्वाइव करना होगा, क्योंकि हम सपोर्ट के आने से पहले किसी भी तरह से इसमें से एलिमिनेट नहीं हो सकते। जिस पर टीचर जामा इनसे कहती है कि हाँ तुम्हें ऐसा ही करना होगा। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी काफी परेशान हो गए थे। जिसके बाद टीचर जामा इनसे कहने लगती है कि क्या तुम इसके
बारे में डर गए और क्या तुम भूल गए कि तुम सभी श्रेक एकेडमी के एलाइट स्टूडेंट हो। इसके बाद वो इनसे कहती है कि तुम्हारा ओपोनेंट असल में तुमसे काफी वीक है और इसके अलावा यहाँ पर तो लेवल 4 वाले बहुत ही कम दिखाई देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन वहीं सियाओ टाओ और बाकी लोग अभी भी काफी उदास होते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा सियाओ टाओ, याओ हेंग और लुओ चेन से अकेले में बात करती है, जहाँ पर याओ हेंग टीचर जावा से कहता है कि क्या सच में उनको इतना कॉन्फिडेंस देने का कोई मतलब बनता है। तब इस पर सियाओ टाओ कहती है कि टीचर जावा ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि इस तरह से उनका मोरल काफी हाई होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा इनसे इनके रिकवर होने के टाइम के बारे में पूछने लगती है और फिर इनसे कहती है कि मुझे तो रिकवर होने में 10 दिन का टाइम लगेगा। इसके अलावा सियाओ टाओ को 15 दिन और जबकि याओ हेंग को रिकवर होने में 17 दिन का टाइम लगेगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहती है कि तुम उनसे इसके बारे में रिवील मत करना कि यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं आने वाला, क्योंकि हमें किसी भी तरह से विक्ट्री के लिए कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। वहीं उधर सियाओ यू हाउ से पूछती है कि क्या टीचर जावा ने जो कहा वह सही है। लेकिन अब इस पर यू हाउ और वांग कहते हैं कि अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हमें फाइट करना है तो कैसे भी करना है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि इस गेम को स्टार्ट करने का टाइम आ गया था, जिसे देखने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए होते हैं और इसी के साथ वे सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिना में भी इस गेम को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं और अब वे सभी इसके लिए पूरी तरह से एक्साइटेड हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ का किंग भी अब इस गेम को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आ गया था और इनसे कहने लगता है कि यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल सोल फाइटिंग कंपटीशन होने वाला है वो असल में हमारे डलाउ कॉन्टिनेंट सोल मास्टर के लिए बहुत बड़ा इवेंट है और इस बार तो यह गेम हमारे स्टारलू एम्पायर में होने वाला है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो यहाँ पर गेम के लिए आए हुए अलग अलग एकेडमी के टीम के बारे में भी बात करता है और कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसमें अगले मंथ तक कम्पीट करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी लोग भी काफी एक्साइटेड हो गए थे और अब इस तरह से यहाँ पर कॉन्टिनेंटल सोल फाइटिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यह एरिना ऊपर से बंद हो जाता है और अब इस तरह से इस कंपटीशन की होस्ट और रेफरी भी यहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए टोटल 133 प्लेयर यहाँ पर आए हुए हैं और फिर इसके बाद वो रेफरी इनको इस कंपटीशन के बारे में बताते हुए कहती है कि इसे 3 राउंड में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला राउंड नॉकआउट राउंड होगा, इसी तरह से दूसरा राउंड रॉबिन राउंड और फिर आखिर में इसका फाइनल राउंड होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर नॉकआउट राउंड को स्टार्ट करने का टाइम आ गया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि श्रेक एकेडमी का पहला मैच टियानलिंग एडवांस सोल मास्टर एकेडमी के टीम के साथ में होगा। लेकिन इसी के साथ वो इनसे बताती है कि पिछले 1000 सालों से इसका चैंपियन श्रेक स्कूल बनता आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी लोग भी श्रेक एकेडमी को चीयर्स करने लगे थे। लेकिन वहीं अब उधर दूसरी वाली टीम भी श्रेक एकेडमी के टीम का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई होती है और इनका लीडर कहने लगता है कि इस बार उनका आखिरी टाइम होगा जब यहाँ की ऑडियंस श्रेक एकेडमी को चीयर्स करेगी। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि यू हाउ की टीम को हरा पाना इतना आसान बात है? इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप भी इनके मैच को देखने के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।